सो ये हम लोग लास्ट क्लास में बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। तो CSS में अगर आप बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखो। चलिए, सो बैकग्राउंड इमेज ये वैसे लास्ट क्लास में हो चुका है, बट हम लोग एक बार रिकैप देख रहे हैं इसका इस टॉपिक से। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बट बैकग्राउंड में इमेज हम कहाँ प्रेफर करते हैं, जहाँ पर इमेज अच्छे से विजिबल हो। जैसे या तो पूरे पेज के बैकग्राउंड में हो सकता है, या कोई सेक्शन है अगर हमारे पास उसके बैकग्राउंड में। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग फोटोशॉप चला लें और एक डिज़ाइन यहाँ ओपन करके समझें, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड में हेडर में इमेज अवेलेबल है, उसके ऊपर कुछ मैटर लिखा है, नेविगेशन डिज़ाइन है। तो बैकग्राउंड इमेज का पर्पस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में आप देखेंगे बैकग्राउंड कुछ डूडल्स हैं। बैकग्राउंड इमेज का पर्पस समझ में आता है। यहाँ प्रोडक्ट जैसे बेस्ट बर्गर के बारे में, तो ये बैकग्राउंड नहीं होगा, ये फोरग्राउंड होगा, क्योंकि भाई मुझे इस बर्गर का जैसे नाम है यहाँ पर बेस्ट बर्गर है। तो जैसे मैकडोनल्ड में देखते हो या KFC में देखते हो, हर एक बर्गर का एक सेगमेंट का अपना एक डेडिकेटेड नेम है। जैसे जिंगर उन्होंने नाम रखा हुआ है, वेज क्रिस्पी नाम रखा है, पोटैटो क्रिस्पर नाम रखा हुआ है। ऐसे मैकडोनल्ड में जाओगे तो आलू टिक्की है, आपका मैक वेजी उन्होंने नाम रखा है, पनीर रैप उन्होंने नाम रखा, तो अलग अलग नेम्स है। तो ऐसे इसका कोई नेम हो सकता है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ALT के अंदर कीवर्ड डालने पड़ सकते हैं। तो बैकग्राउंड में कौन सी इमेज डालते हैं जिसको हमें एसईओ में कंसिडर नहीं करना होता है। जैसे फिर अगर आप अगले सेक्शन में आओगे तो यहाँ बैकग्राउंड में कुछ ग्राफिक्स हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अगेन कुछ डूडल्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे जैसे टेस्टिमोनियल के कुछ बैकग्राउंड अवेलेबल है, अगेन इस एरिया में कुछ अवेलेबल है। तो समझ आया बैकग्राउंड इमेज का मतलब क्या है। या तो पूरे थ्रू आउट वेबसाइट में एक ही इमेज हो, या सेक्शन वाइज अलग अलग इमेज हो। तो जैसे ये एरिया जब कभी डिज़ाइन होगा, जब हम लोग बनाना सीखेंगे, तो पूरा एक एरिया है जिसकी विड्थ और हाइट है अपनी, तो हमें उसमें ग्राफिक डालना होगा। तब क्या काम आएगा, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। तो सेट दी बैकग्राउंड इमेज फॉर अ पेज। पेज की बात आई है तो यानी कि बॉडी, क्योंकि बॉडी ही तो सब कुछ दिखाता है अल्टीमेटली एंड में। तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉडी एलिमेंट को टारगेट करके क्या लिखा, बैकग्राउंड इमेज, और हमने इसको नेम दिया IMG8। किसके अंदर डाला हमने, URL में। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर आपको बाकायदा फोल्डर का नेम, इमेज का नेम और उसका फाइल टाइप बताना होगा। तो जब अपन आउटपुट चेक करेंगे तो हमने यहाँ पर अभी जो इमेज डाला है, तो आप यहाँ देखो कुछ जॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको पता चल रहा है। तो ये क्या है, एक इमेज है ऐसा कि जिसका विड्थ और हाइट बॉडी से छोटा है, जानबूझ के डाला है हमने, ताकि आपको पता चले कि डिफ़ॉल्ट नेचर जो होता है बैकग्राउंड इमेज का वो क्या होता है, रिपीट। वो रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि हमने कमांड दिया बैकग्राउंड में इमेज जाएगा, इमेज छोटा है तो वो उसको रिपीट करके फिल करेगा, जिसको हम लोग वॉलपेपर की लैंग्वेज में बोलते हैं टाइलिंग, यानी कि वो रिपीट कर रहा होता है। जैसे घर में देखते हो हम लोग वॉल पे टाइल्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है, एक पैटर्न ही तो होता है, बस आप उसको प्ले करते जाते हो, वहाँ प्लेस करते जाते हो, और वो पैटर्न के अंदर कुछ डिज़ाइन होता है। तो बस जो टाइल्स लगाने वाला एक्सपर्ट होता है वो उस पैटर्न को एक बार समझ जाता है। वो पूरा वेव्स अगर होंगे तो एक क्वांटिटी में चल रही होंगी। अब सोचो वो वेव्स का अगर फ्लो टूट जाए, टाइल्स वाले से लग चुकी है, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने पेपर का टेक्सचर तो डाल दिया, लेकिन जॉइंट्स जो है वो अच्छे नहीं लग रहे। तो जब भी कोई पैटर्न हम लोग पीछे पास करते हैं तो पैटर्न का रिपीटेशन दिखे, बट उसके जॉइंट्स पता ना चले। और जैसे आप फैब्रिक्स के केस में अगर हम लोग बात करें, जैसे चेक की शर्ट्स आप पहने तो बड़े तरीके से होते हैं। अब सोचो कि एक चेक की शर्ट आपको सस्ती मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि उसका कॉलर पर उसकी मैचिंग गड़बड़ हो गई, उसकी जो पॉकेट्स जिसने सिल दी उसकी चेक की अलाइनमेंट आउट है, तो क्या वो अच्छा लगेगा देखने में, नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन अगर प्लेस होगा तो पता नहीं चलेगा, एक सिमेट्री दिखाई देगी आपको। तो पॉइंट हमारा क्या है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज क्या करता है, आपका बैकग्राउंड में इमेज कॉल करने का काम करेगा। इमेज अगर बड़ा है वेल एंड गुड, छोटा होगा तो रिपीट होगा। ठीक है। सो यहाँ पर समझते हैं, व्हेन यूजिंग, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आएगा, वो एडवांस में बात करेंगे अभी। सो व्हेन यूजिंग अ बैकग्राउंड इमेज, यूज एन इमेज दैट डज नॉट डिस्टर्ब द टेक्स्ट। पहला सिनेरियो, यानी कि पता चला कि आपका बैकग्राउंड भी इसी कलर का है और टेक्स्ट भी इसी कलर का है,
कंट्रास्ट किल हो गया। तो ऐसा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो कहीं भी हमारा टेक्स्ट रीडेबिलिटी का इशू नहीं आ रहा है, जहाँ पर भी बैकग्राउंड में इमेज को रखा गया है। तो पहला क्या है, कंट्रास्ट, यानी कि एकदम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आप लोग जब फोटोशॉप चलाते हो, या जैसे हम लोग बॉडी में अगर कुछ लिखते हैं तो बॉडी बाई डिफ़ॉल्ट वाइट कलर से आता है, टेक्स्ट क्या होता है, ब्लैक। तो एकदम कंट्रास्ट है उस चीज़ का, इनवर्ट। तो वही सेम ख्याल आपने रखना है कि बैकग्राउंड और टेक्स्ट मैच ना हो जाए। तो मतलब व्हेन यूजिंग अ बैकग्राउंड इमेज, यूज एन इमेज दैट डज नॉट डिस्टर्ब द टेक्स्ट, UI UX के पॉइंट ऑफ व्यू से। द बैकग्राउंड इमेज कैन ऑल्सो बी सेट टू स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक द P एलिमेंट। किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को आप बैकग्राउंड दे सकते हो। ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जो विड्थ और हाइट को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हो डिव एलिमेंट, डिव विड्थ और हाइट को कंटेन कर सकता है। तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ को दिया इस तरह से। अब पैराग्राफ में जितना मैटर होगा उसी के साथ साथ आपको देखो पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो ना, ये मैटर है। और पैराग्राफ क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट फुल विड्थ को कवर करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करने लग जाऊँ, ठीक है, तो देखो अपना आप ही छोटा हो रहा है, इसके साथ साथ बड़ा करोगे बड़ा होगा। और अगर मैं रेस्पॉन्सिव मोड में ले जाऊँ, F12 दबा के इसको यहाँ से रेस्पॉन्सिव ऑन किया हमने, और इसको मैं पकड़ के ऐसे मैनुअली छोटा करूँगा, तो देखो और भी ज़्यादा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये हमने इसका एग्जांपल देखा। बैकग्राउंड इमेज के बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि हमें ये तो पता चलेगा कि अगर बैकग्राउंड में इमेज आपने डाला और इमेज अगर छोटा होगा तो वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो रिपीट प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट एक सॉल्यूशन है। किस फॉर्म में, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें ग्रेडेंट डालने की फैसिलिटी नहीं होती थी। तो ग्रेडेंट हम लोग कैसे डालते थे, इसी रिपीट की टेक्निक से। चलो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आपने जैसे भी पेपर वाले एग्जाम्पल में देख लिया है। सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और दे विल लुक स्ट्रेंज लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिया ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, मैंने फोटोशॉप में ग्रेडियंट बनाया और मैं इसको यहाँ पर ट्राई करता हूँ। तो देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखता हूँ तो मेरा ग्रेडियंट बहुत अच्छा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वर्टिकल भी रिपीट हो रहा है। तो ये फिर जॉइंट दिख रहा है ना नीचे, तो ये वाइट्स में ब्लेंड हो जाना चाहिए, मर्ज हो जाना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इसको ये कहता हूँ भी रिपीट तो हो लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस पर। तो अब क्या सॉल्यूशन दिखाई देता है, नीचे नहीं आ रहा ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिपीट हुआ। यानी कि हमने एक पिक्सल की इमेज को जब कॉल किया बैकग्राउंड में, उसने अपना आप पूरे पेज का ग्रेडियंट बना दिया। ये ग्रेडियंट का फ़ायदा मिला, उस आपको रिपीटेशन का फ़ायदा मिला। तो रिपीटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं किस डायरेक्शन में करना है। तो ये हमने लिखा एक्स। सो इफ़ द इमेज अबव इज रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली, तो आपको लिखना है रिपीट एक्स, द बैकग्राउंड विल लुक बेटर। टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट बैकग्राउंड रिपीट डैश वाई। और रिपीट नहीं करना चाहते तो आपने लिखना है नो डैश रिपीट, ये चीज़। सो शोइंग द बैकग्राउंड इमेज ओनली वंस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, नो रिपीट। तो अब जो पेपर पैटर्न हमने नीचे कॉल किया था वो आपको सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा, अब वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट कब आएगी, जैसे मान लो आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो। अब मान लो कि ये जो हमारा ग्राफिक है इसकी जो विड्थ है वो पेज से हमारी कम है, और सीधी सी बात है अगर आपकी इमेज अगर पेज से छोटी है तो वो रिपीट होगी। अब सोचो कि डिज़ाइन में डबल आपके बर्गर टिक्की आने लग जाए तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा ना। तो क्या लगाओगे, नो रिपीट, ठीक है, ताकि वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने जैसे अभी ये देखा कि आपका एक ही बार इमेज आया, एक्स और वाई दोनों में इमेज का रिपीटेशन हमने कंट्रोल कर लिया अपना। So, in the example above, the background image is placed in the same place as text. We want to change the position of the image so that it does not disturb the text too much. तो यहाँ पर हम इसकी पोजिशनिंग की बात करेंगे कि पोजीशन इसकी चेंज करनी है। तो एक नया कीवर्ड मिलेगा आपको, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो बैकग्राउंड में इमेज बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट और टॉप है उसको राइट में भेज दो और टॉप में रख दो। हमने यहाँ से इसको बोला राइट टॉप, तो कहाँ गए, राइट और टॉप में। पहले कहाँ था, लेफ्ट और टॉप में।
तो देखो कोड में क्या हो रहा है, जो प्रॉपर्टी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना वही लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कोड में, बॉडी को हमने लिखा है राइट टॉप, और यहाँ देखो आपका बॉडी जो ये वाला जो एलिमेंट आपका बॉडी एलिमेंट, उसके अंदर वो इमेज राइट और टॉप में प्लेस हो गया जाके। तो ये हमारा पोजीशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अटैचमेंट की। एक प्रॉपर्टी आती है अटैचमेंट। तो द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड विल नॉट स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज। तो मान लो अगर आपने किसी बैक पेज में इमेज को कॉल किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज में क्या होता है, अगर मैटर ज़्यादा होता है स्क्रॉलिंग आ जाती है। अगर मान लो मैंने इस पेज के अंदर कोई इमेज डाली हुई है तो वो क्या होगा, स्क्रॉल की वजह से ऊपर चली जाएगी या नीचे हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि मैटर फ्लोट हो ऊपर नीचे बट इमेज वहीं रहे। तो जैसे आप देखते हो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बीच में एक वाटर मार्क होता है, वो अपनी जगह ही रहेगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे CIA, FBI, ठीक है, तो वाटर मार्क बीच में रहेगा, आप पूरा कंटेंट एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैंने एक जस्ट एग्जांपल बोला, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो कि मेरा पूरी वेबसाइट विजिटर विजिट कर ले लेकिन मेरा वाटरमार्क वहाँ ही लॉक रहे जहाँ मैंने रख दिया, तब आपको इसका यूज़ करना होता है। क्या लिखते हैं उसके लिए हम लोग, बैकग्राउंड अटैचमेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो ये इमेज एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि पूरा पेज स्क्रॉल हो जाए लेकिन इमेज अपनी जगह से ना हिले। इमेज अपनी जगह पर है, ठीक है। क्या लिखा हमने, फिक्स। अगर ये स्क्रॉल मोड पर होता, यानी कि अगर मैंने फिक्स नहीं लिखा होता तो क्या होता, मैटर के साथ में बैकग्राउंड की इमेज भी मूव हो रही है, ठीक है। तो फ़र्क समझ में आया। तो अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ आ जाए सेंटर में तो आप सेंटर में भी लेकर आ सकते हो। आपको बस राइट की जगह पर क्या लिख देना, सेंटर लिख देना, तो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आप जितना भी ये सब लिख रहे हो, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, कोड को अंदर लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतना ज़्यादा टाइम लगता है ब्राउज़र को रेंडर करने में। हम कहते हैं भाई ये सारा काम शॉर्टकट में निपटाओ। तो टू शॉर्टन द कोड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सो इंस्टेड ऑफ दिस आपने लिखना है ओनली बैकग्राउंड, ना कि इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट। ओनली बैकग्राउंड। सबसे पहले क्या आ गया, कलर, फिर इमेज, फिर रिपीटेशन, फिर पोजीशन। एक ही लाइन में आ गया सब कुछ। ट्राई करके देखो, काम कर रहा है, कलर भी है, ठीक है, और इमेज भी कॉल हो रखा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, राइट और टॉप में भी है। तो 4 लाइनें लिखने से बच गए, एक लाइन में आपका काम हो गया। तो ये प्रैक्टिस प्रोफेशनली यूज़ की जाती है, ना कि ये वाली। तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है, अप्लाई करने के लिए ये वाला अच्छा है। तो क्या क्या हम लोग शॉर्ट हैंड में चला सकते हैं, कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट एंड। तो यहाँ पर फिक्स नहीं था, फिक्स और ट्राई कर सकते हो। अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट होगा तो आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो CSS बैकग्राउंड, इमेज के अलावा हम कलर भी डाल सकते हैं। तो जैसे CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट्स। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो आप यहाँ लिखिए जैसे लाइट ब्लू, तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू। हम चाहते हैं भी यहाँ पर कलर का नेम भी हो सकता है, कलर का कोड भी हो सकता है, और कलर RGB के थ्रू भी लिखा जा सकता है। तो नेम से अगर चलते हो तो 140+ नेम चलते हैं, कोड से चलते हो तो 216 कलर चलते हैं, RGB के थ्रू चलते हो तो 16.7 मिलियंस कलर के साथ आप काम कर सकते हो। अदर एलिमेंट, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर एनी HTML एलिमेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, डिव। सो आप यहाँ देखोगे हमारा तीनों का रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है हमें। इसी तरह से बैकग्राउंड में आप ट्रांसपेरेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन और उसका ऑपेसिटी होगा 0.3। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, हाँ,
देखो, इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका अरीना में कोर्स है ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो बनाना भी आप ही को है, डिज़ाइन भी आपने करना है, डेवलप भी आपने करना है। अब जब हम लोग इंडस्ट्री में बात करते हैं, इंडस्ट्री में देखो क्या होता है कि अगर एक ही बंदा बना रहा है और वही बंदा उसको कोड कर रहा है, तो एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिजिड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई आपको कोई बोलेगा, ज्ञान देगा कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसा करो, तुम कहो नहीं मुझे तो ऐसे ही सही लग रहा है। इसीलिए क्या करा जाता है, चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है। भाई ये बंदा डिज़ाइन करेगा, ये उसको कोड करेगा, ये इसको डेवलप करेगा, और मार्केटिंग उसका काम उसके ऊपर कोई और करेगा। बट इन सबके ऊपर क्या होता है, एक टीम लीडर होता है, उसको सब आना चाहिए। भाई तो बताएगा भाई क्या सही है क्या गलत है, और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो आपको आना सब कुछ चाहिए, बट कंपनी डिसाइड करती है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। तो आपको काम दिया जाता है। जैसे आप मान लो 3 महीने डिज़ाइनिंग का काम किया, फिर 3 महीने आपको कुछ और टास्क दिया गया। तो कई बार कहता है ना, एक बंदा जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, वो इंटरव्यू तो क्रैक कर लेता है, लेकिन किसी भी रोल में फिट नहीं हो पाता। तो कंपनी क्या करती है, चल उसको यह काम करा के देखो, अगर वो काम अच्छा करा, टीम लीडर ने बढ़िया उसका फीडबैक दिया, तो वो उसी को ही करेगा फिर जब तक उस कंपनी में रहेगा। जब तक तुम खुद ना कह दो जी मैं अब इसको नहीं करना चाहता, मुझे कुछ दूसरा काम दो, मैं बोर हो गया, मुझे कुछ नया सीखना है, तभी आपका रोल चेंज होगा। या फिर तुम्हारे कई बार हिडन टैलेंट का तब पता चलता है कि कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, डेडलाइन है, लेकिन तुम्हें ज्वाइन कराया गया था सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग के पॉइंट से, वेब डिज़ाइनर यानी कोडिंग करने के पॉइंट से, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट में कोई चीज़ फंसी थी और तुमने उसका कोई आंसर दे दिया कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अच्छा इसका तो इसको आता है, भाई और बता क्या क्या आता है तेरे को। तो इंटरनली प्रमोशन इसको बोलते हैं, कि आप एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल पर स्विच हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ध्यान रखना आना सब चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो सीनियर होगा वो ये ऑब्जर्व करेगा तुम कौन सा काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, वो तुम्हारा रोल सेट करेगा। अब चाहे तुम्हारा उसमें मन हो या ना हो। भाई तुम कहोगे जी मुझे तो डेवलपर ही बनना है, वो कहेगा नहीं भाई तू वेब डिज़ाइनिंग का काम कर, क्योंकि शायद तुम्हारा काम उसमें ज़्यादा अच्छा देखा उसने। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, तो वो उससे टीचर से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि माँ बाप बच्चे को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देखते हैं, और टीचर पढ़ाने के टाइम पर उसकी पूरी जर्नी को ऑब्जर्व करता है, तो उसे ये पता होगा कि ये क्या बनेगा आगे जाके। तो मुझे अपनी कोर्स की जर्नी में, चाहे भले ही से बच्चे ने डेवलपमेंट का कोर्स लिया, तो मुझे पता होगा ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा। क्योंकि भाई जब तुम काम करके लाओगे, जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ना तुम कितने पानी में हो, कितना अपना दिमाग लगा रहे हो, और कहाँ तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोड को, है ना। तो मुझसे कुछ नहीं छुपेगा, और मेरी आज तक की प्रोडक्शन कभी गलत गई नहीं, जिसको जो बोला वो वही बना। ये भी रियलिटी है। क्या अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो, क्योंकि अभी तो तुम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। जब मैं काम दूंगा तब पता चलेगा, क्योंकि मैं तो कोड लिखने के नजर देख उससे पता लगा लेता हूँ कि कोड भी तुमने लिखा है कहीं तो कॉपी पेस्ट मारा है, उससे पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे साथ इंडस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज लोग टकराए, HCL IBM से जॉब करके आए लोग, वो कहते हैं कि सर ये हमने बनाया है। मैं कंट्रोल U कोड चेक करा, मैंने सर ये तो आपका ही नहीं है। कहते नहीं सर मैंने लिखा है, तो मैंने कहा ज़रा चेंज करके दिखाओ, नहीं हुआ चेंज, फंस गए। तो भाई उससे मत खेलो जो उस चीज़ में इतनी टाइम बिता के आया है। भाई तुम ऐसा गेम उसके साथ खेल सकते हो जो जुम्मा जुम्मा 4 दिन 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टाइम ही उसमें निकाल दिया, उससे क्या मजाक करना। तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू किए हुए हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट था पहले न्यूज़ का एक, और वहाँ पर पैंडमिक के टाइम में आप ये मान के चलो, तो हमने तो कोड को बनते देखा कैसे चलती हैं चीज़ें। जिन्होंने कोड लिखे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला लाइफ के अंदर, और अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर जब रहे। तो जैसे वो नहीं है मैक्रोमीडिया कंपनी, सो मैक्रोमीडिया कंपनी के अंदर जो डेवलपर्स होते हैं, जिन्होंने वो फॉरेनर्स, जिन्होंने वो कोड लिखा, सॉफ्टवेयर बनाया, उनके साथ भी काम किया। तो इस टाइम में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और ये भी पता चला सेल्फ असेसमेंट हम कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। एक होता है ना कि
आपको ये गलत फहमी हो जाए कि भाई मेरे को इतने साल हो गए तो मुझे सब आता है। टाइम आपका नॉलेज नहीं हो सकता। अगर आपको 25 साल में आपने एक ही काम किया तो आपने टाइम काटा है, आपने एक्सपोजर नहीं लिया। एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है एक्सपोजर। अगर तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है तो चाहे तुम 50 साल कहीं काम कर लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम तो टाइम काट रहे हो को अपना एक्सपीरियंस कंसिडर कर रहे हो ना, तो वो थोड़ी ना होता है एक्सपीरियंस। मैंने इस 25 साल के टाइम में एक तरह से मैं अगर बात बोलूँ तो मुझे ग्राफिक्स, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर पता चला कि एक्चुअल में ये मैकेनिज्म काम करता कैसे है ना। अब जैसे एआई इंट्रोड्यूस हो गया, आधे से ज़्यादा लोग घबराए हुए, भाई सब क्या होगा क्या होगा। भाई एआई को किसने बनाया? प्रोग्रामर्स ने, डेवलपर्स ने। अब इसके देखो, हर चीज़ जब भी आती है ना मार्केट में, उसके प्लस और माइनस, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो भी चीज़ें होंगी। तो सीधी सी चीज़ है, चीज़ों को सीखना ही उसका सोल्यूशन है, नहीं तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आप परेशानी रहोगे। हेलो, गुड। तो कहीं पर टाइम गुजारना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है ना। टाइम तो कहीं भी काटा जा सकता है, घर में भी काट रहे हैं लोग, वो एक्सपीरियंस थोड़ी ना हो गया कि हमारा ज़िंदगी का तजुर्बा। ऐसे थोड़ी ना कि ज़िंदगी का तजुर्बा क्या हो जाता है। जब तक आपने प्रॉब्लम्स नहीं झेली तो आप कभी किसी को एक अच्छा सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। लाइफ में वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो प्रॉब्लम्स फेस करता है, और जो सीखता है प्रॉब्लम वही फेस करता है। क्योंकि जिसके अंदर चैलेंज लेने का दम होगा तो वही फेल होगा, वही सीखेगा। अगर आपके साथ सब बढ़िया चल रहा है तो मीन्स कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होगी ना ऊपर नीचे, तब तुम उसको फेस नहीं कर पाओगे। बहुत लोग लाइफ में फेल हो गए तो आप उतना ऊपर जाओ। देखो सीधा सा फिजिक्स समझो, हम कहते हैं स्कूल टाइम, हम हमेशा ये कहते हैं भाई पास हो जाए बस, इसलिए दौड़ रहे हैं। अगर स्कूल टाइम की एजुकेशन को ध्यान से अगर पढ़ लिया तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, लाइफ का सारा सबक वहीं छुपा है। अब फिजिक्स, अब सीधी सी बात है, एक बॉल लो, उसको जितना ज़ोर से मारोगे गिराओगे उतना ऊपर जाएगी कि नहीं। तो जितना फेल होगे उतना तरक्की देखोगे, और सीधे सक्सेस ही देखोगे, तो फेलियर कभी बर्दाश्त ही डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये रियलिटी है ज़िंदगी की। तो इसलिए जैसे इंटरव्यू में गए, अब तुम कहोगे मैं तो आज तक जिस इंटरव्यू में गया मैंने सारे क्रैक कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन कभी अगर किसी इंटरव्यू में तुम फेल हो गए तो तुम अपने आप पे क्वेश्चन मार्क करो, ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो इंटरव्यू हमें सिखाता है कि कैसे हमें इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मुझे क्या पता क्या पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू सिर्फ क्या है, एक डिसिप्लिन, कि आप कितना वेल डिसिप्लिन है, वही चीज़ देखी जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज की डेट में इंटरव्यू का लोगों ने मजाक बना के रखा है। भाई इंटरव्यू का हिंदी में मतलब क्या होता है, साक्षात्कार। जब आप साक्षात इंटरव्यू में प्रकट हुए तो सामने वाला बंदा आपको ये देखता है कि भाई आप कितना कॉन्फिडेंट हो। अब एक बंदा, पता है सबसे ज़्यादा डर किसको होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है। जिसको कुछ नहीं आता उसको तो कोई डर ही नहीं है ना, उसके पास खोने के लिए है क्या। तो मैं ये कहता हूँ कल को तुम जब जॉब के लिए जाओगे और तुम्हारे अंदर ये डर है पता नहीं सेलेक्ट होगा कि नहीं, तो तुम्हें डर किस बात का, तुम खो के क्या आ रहे हो वहाँ से, क्या कोई कुछ लेके जा रहे हो वहाँ पर, तुम लेने जा रहे हो, समझ गए ना। तो तुम्हें तो सबसे ज़्यादा बिंदास होना चाहिए। डर कब होना चाहिए, जब तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब तुम्हारे को ये टेंशन है यार इतना आने के बाद में रिजेक्ट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उल्टा हो गया ना सिनेरियो, और तुम बिना किसी खोने के डर से डर रहे हो। डर किसको होना चाहिए, जिसको आता है, ना कि जिसको अभी कुछ उसको जिसको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी वो बंदा जाके डर रहा है। तो इंटरव्यू ऐसा कुछ है ही नहीं होगा। भाई क्या होगा, दो ही चीज़ होगी, या तो इन आओ, इससे ज़्यादा क्या, कोई मारेगा तो नहीं ना, क्योंकि कोई पता नहीं तो पीट देंगे तुम्हारा गूगल मेंटर, तुम घबरा। तुम इंटरव्यू ख़राब इसलिए करके आते हो क्योंकि तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से पहले एक्सपेक्टेशन रख लेते हो कि भाई यार मेरा इस कंपनी में हो जाए, ऐसा है वैसा। वो तो बहुत बात की बात है, कई सारे राउंड होंगे उसके बाद तुम पहले से नेगोशिएशन क्यों नहीं करोगे, पहला स्टेप क्लियर करता है, मिल के आते हैं दोस्तों।
देखो अब जैसे क्या है ना कि आप अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जैसे बैकग्राउंड कलर, तो इसमें मैं कौन कौन से कलर डाल सकता हूँ। आप कोई भी कलर ट्राई करो आपका कलर आ जाएगा। या जैसे आप यहाँ देख रहे हो ऑपेसिटी लिखा हुआ है कि 3 मतलब 30%, 4 मतलब 40%, 5 मतलब 50%, 1 लिख दे तो 100%। अभी तुम ऐसा समझो कि तुम इतना जानो, अभी तुम्हें ये नहीं पता है इसको यहाँ मैं कैसे लगाऊँ या इसको मैं कैसे बनाऊँ। वो पार्ट मैं जब सिखाऊंगा उसके बाद आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आ जाएगी कैसे पॉसिबल होती है। जैसे जो हमारा 325 वाला बैच है, जिनकी ये तुम कंटेंट को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली वो बैच आज उस लेवल पर है कि उनको कोई भी डिज़ाइन दे दो ऐसे बना के रख देते। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पहले हमें चीज़ें पता चलती। अब क्या होता है कि मैं अगर तुम्हें पहले डिज़ाइनिंग सिखाऊँ तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि मान लो कहीं पर कुछ अलग प्रॉपर्टी लगानी है, तुम्हें प्रॉपर्टी पता ही नहीं, तुम तो ये सोचोगे शायद यही इतनी होती है जितनी सबने पढ़ाई है। और इसको ऐसा समझो एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपको गिटार बजाना सीखना है, हर बंदा चाहता है, और वो पहले भी चाहता है रॉक स्टार बन जाएगा, एकदम मस्त एकदम गाना उसमें प्ले करो। कैसे प्ले करो जब तुम्हें कोड्स ही नहीं पता है, जब तुम्हें उसकी सरगम ही नहीं पता है, उसको सीखने में महीने निकल जाते हैं। अगर तुम्हें मान लो रट भी लिया कि भाई यहाँ दबा यहाँ दबा यहाँ दबा ये धुन निकलेगी, तो तुम वही निकालते रहोगे ज़िंदगी भर, उसके आगे कुछ निकलेगी नहीं तुमसे, क्योंकि बाकी कोर्स तुम्हें पता ही नहीं। तो उनको अगर कोई भी म्यूज़िक सुन के अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें पहले पूरा समझना पड़ेगा ना कि कहाँ से कौन सा नोट्स निकल रहा है। उसके बाद कोई भी गाना आएगा तुम बजा लोगे। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ करें, हम पहले पढ़ रहे सारी प्रॉपर्टीज़। जब सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लोगे तो तुम्हें ये पता होगा कि कहाँ पर क्या लगाना है, तो तुम्हारा अपना आप सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। और जैसे क्या होता है ना कि एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो कि भाई आप आए एडवर्टीजमेंट का कोर्स सीखने वाली बात है, ग्राफिक्स सीखो, वेब सीखो, अल्टीमेटली क्या है इसके थ्रू आप डिजिटली तो जा रहे हो। अब आपको ऐड बनाना ही नहीं आता, आपको फोटोशॉप आता है लेकिन चलाना, लेकिन ऐड बनाना नहीं आता, तो कोई फ़ायदा है उस चीज़ का। लेकिन अगर तुम्हें ऐड बनाना आता हो तो तुम कहीं भी बना लोगे। तुम ये नहीं कहोगे मुझे फोटोशॉप चाहिए मैं सीधे ही बना पाऊँगा। तुम इलस्ट्रेटर होगा वहाँ भी बना लोगे, फोटोशॉप होगा वहाँ भी बना लोगे। यार जब ये सॉफ्टवेयर नहीं होते तो लोग MS ऑफिस में बनाते थे, आज तो क्या नहीं बनते थे। तो जिसको आता है ना, जिसका फंडामेंटल क्लियर है वो कहीं भी कर सकता है, और जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा वो होता है डिपेंडेंट कि भाई मुझे तो वही टूल चाहिए, बिना उसको नहीं हो सकता। मेरे साथ उल्टा है, कुछ भी मत दो तब भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। भाई एग्जांपल के तौर पर जैसे घर में मान लो बहुत सारे इंग्रेडिएंट आज मेरे स्टॉक आउट हो गए, लेकिन तुम्हारे घर में अगर मम्मी होंगी ना, वो तुम्हें रात को भूखा नहीं सोने देंगे, कुछ ना कुछ बना ही देंगे जुगाड़ करके, क्योंकि उन्हें खाने का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्या लगाना है, क्या मिलाना है, क्या बनेगा, उसका आउटपुट क्या आएगा, है ना। तो यानी कि इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। तो यानी कि जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता है तो तुम किसी एक चीज़ पे भी, आज मटर नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस में तुमने पढ़ा था कि मटर डालने से मटर पनीर बनेगा। अरे मटर नहीं डालोगे पनीर बनने से मना कर देगा। कुछ और भी चीज़ें जा सकती है ना। तो बेस क्या है? फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल। तो कहते हैं ना फोटोशॉप इज़ अ रास्टर बेस्ड, इलस्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर बेस्ड। मैं फोटोशॉप को रास्टर वेक्टर दोनों ही चला लेता हूँ, तो मुझे पता है उससे आउटपुट कैसे लेना। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो आपको इलस्ट्रेटर की ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ज़िंदगी में मुझे नहीं पड़ी आज तक कभी ज़रूरत फोटोशॉप के अलावा किसी दूसरी चीज़ की, क्योंकि फ़ोटोशॉप जिसको आ गया वो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे हमारे कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप नहीं चल पाता तो ऑल्टरनेट पता है ना, यहाँ से चला लेंगे। अब तुम्हें रात जरिया ही नहीं पता होगा तो जी सर फोटोशॉप नहीं तो आज काम बंद। तो ये होता है जिसका ना करने वाला मन है। मुझे तुम्हें सिखाना है तो मेरे पास सारे रास्ते होते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे। तो कहता है जहाँ चाहा वहाँ रहा, चाहोगे नहीं तो होगा नहीं। तुम कहोगे जी सर आपने कल जो पढ़ाया मुझे घर जाकर टाइम नहीं मिला। क्या तुम जितना मर्जी काम करो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास टाइम ना हो। तो ये तो तुम्हारी इस स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा वाहियात एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। समझे? अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक हफ्ते के लिए मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ था,
मैं हॉस्पिटल में था और मैं जिन क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, अगर मैं उनको ये बोलूँ कि जी मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, भाई मेरी पहचान यूनिवर्सिटी मेरे काम से है, मेरी मम्मी से नहीं है, और मेरी पहचान मेरी मम्मी से है, समझ गए। तो क्लाइंट मेरी मदर को नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं। तो अगर मैं उसका काम करके दूंगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कितना इंपॉर्टेंट ऐड हो सकता है या कोड हो सकता है जो उसको चाहिए, जो उसका डेट स्केड्यूल होगा उस दिन पर दिखाना ही दिखाना है। तो भाई जितनी देर मदर को देखना था, दवाई खा के जब बस होंगे हॉस्पिटल में, तो उसके बाद लैपटॉप ऑन करके काम स्टार्ट। ये होता है करने वाला, ना करने के तो हज़ार बार है कि भाई ऐसा हो गया वैसा, कि मैं शादी में चला गया। शादी में क्या तुम नहीं जाओगे तो क्या शादी नहीं होगी? इतना ज़रूरी है? तो बहानेबाजी है कभी से। मैं अपनी शादी के अलावा किसी को नहीं गया आज तक, ये मेरा अपना स्टाइल है। तो सबका अपना तरीका, जिसको निभाना है, सोशलाइज होना हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जेब भारी है ना तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हारी जेब भारी नहीं है ना तो तुम्हारे घर वाले ही नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, ये हकीकत है। अपनी जेब में वजन बढ़ाओ, यानी कि पैसा कमाओ, तो तुम्हारा गलत भी सब सही दिखता है। आज अंबानी की फैमिली कुछ गलत कर दे, जेब में दर्द है, उसको सही कर सकते हैं वो, ठीक है। और एक गरीब आदमी गलत नहीं भी होता, लेकिन गलत उसके ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पास सही करने की ताकत है। तो फालतू की चीज़ें छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें बतेरी हुई, टॉपिक पर आते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज क्लियर हुआ। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? अलग अलग चीज़ें पर ध्यान देंगे। रिपीट हमारा हो गया था, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। हम यहाँ पर ओपेसिटी की बात करते हैं। अगर आप ओपेसिटी ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? आपका जो कंटेनर है और जो उसके अंदर कंटेंट है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट हम तो सिर्फ बैकग्राउंड का कलर लाइट करना चाह रहे थे, ना कि कंटेंट को लाइट करना चाह रहे थे। तो ध्यान रखना, ओपेसिटी कभी भी कलर के लिए नहीं यूज़ करना, ओपेसिटी हमेशा इमेज के लिए यूज़ होता है, समझ गए। यानी कि इमेज को अगर आपने फेड करना है तब लगाना है ओपेसिटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो व्हेन यूजिंग द ओपेसिटी प्रॉपर्टी टू ऐड ट्रांसपेरेंसी टू द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, all of its child element inherit the same transparency. This can make the text a fully transparent element hard to read. यानी कि 10% पर आप देख सकते हो मैटर भी मेरा साथ साथ गायब हो गया, 30% पर ये इतना हो गया, 60% पर इतना है, और 1 यानी कि डिफॉल्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी यूजिंग RGBA. So if you do not want to apply opacity to child elements, like in our example above, use instead of RGBA color value. So the following examples set the opacity for the background color and not the text. So यहाँ पर मैं क्या लिखा? RGBA, ये क्या अपना रेड, रेड को मैंने क्या लिखा? 0, ग्रीन 128, ब्लू 0, 30% कि हमने ऑपेसिटी यहाँ से अप्लाई की है। तो क्या लिखा है? ग्रीन बैकग्राउंड विद 30% ऑपेसिटी। ये एक्सप्लेनेशन कोड के अंदर कमेंटिंग आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला एग्जांपल देखो, आपका RGBA के साथ है, ये आपका ऑपेसिटी के साथ है। तो कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है? समझ गए। तो इमेज के लिए ऑपेसिटी ट्राई करते। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात आई तो ऑपेसिटी लगा देते हैं। अब वो परेशान कि सर हमारा तो मैटर भी फेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने गलत प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, आपको लगाना था RGBA, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स दोनों ही है आपके साथ। चलिए, तो बैकग्राउंड का टॉपिक होता है हमारा ओवर। अब हम बात करेंगे बॉर्डर। तो आज हम लोग एडवांस में बॉर्डर भी पढ़ रहे थे, तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर पढ़ाई थी जितनी आप यहाँ देख रहे हो। सो द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू स्पेसिफाई द स्टाइल, विड्थ एंड कलर ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर। किसी भी एलिमेंट को आप बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो, आई हैव अ बॉर्डर ऑन ऑल साइड, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ है। यहाँ पर मैं रेड बॉर्डर जो है सिर्फ बॉटम से अप्लाई किया है। यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर में राउंडनेस डाली है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्लू कलर का लेफ्ट से बॉर्डर अप्लाई किया है। तो अलग अलग तरीके से हमारे बॉर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बात करेंगे दी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। द फॉलोइंग वैल्यूज आर फॉलोड
डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट। ये आज मॉर्निंग मैंने पढ़ा था। सो डॉटेड क्या करता है, डिफाइन है डॉटेड बॉर्डर। डैश क्या करेगा, डैश बॉर्डर डिफाइन करेगा। सॉलिड आपका सॉलिड बॉर्डर प्रोड्यूस करेगा। डबल में आपको डबल बॉर्डर मिलेगा। ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, ये 3D बॉर्डर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कलर रिक्वायर्ड होता है। अगर कलर नहीं होगा तो आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। ऊपर वाले में कलर अगर नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आएगा, लेकिन नीचे वाले में आपको बॉर्डर कलर की रिक्वायरमेंट आएगी। और टोटली डिपेंड करता है बॉर्डर का कलर क्या है। नन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यानी कि आपने कहीं से बॉर्डर को रिमूव कराना हो। जैसे हम लोग फॉर्म पढ़ के आए हैं तो इनपुट टाइप टेक्स्ट या हमने जो भी फील्ड पढ़ा सब पे बॉर्डर आता है डिफ़ॉल्ट, मुझे नहीं चाहिए। तो हटाने के लिए क्या लिखोगे, बॉर्डर नन। हिडन अगर आपको बॉर्डर को हाइड करना हो और माउस ओवर पर आप लाना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो उस चीज़ को। तो अलग अलग हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो हिडन का यूज़ रेयर आता है, इसका यूज़ आपको नन का सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम फ्लिपकार्ट पर आते हैं तो एक तो यहाँ देखो, गूगल ने अपना कोई बॉर्डर नहीं डाला, लेकिन गूगल ने क्या करा, शैडो का इस्तेमाल किया। फ्लिपकार्ट पर आते हैं, फ्लिपकार्ट ने बॉर्डर रिमूव किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है। अमेज़ॉन पर आते हैं तो अमेज़ॉन ने भी कलर के साथ ही प्ले किया है, बॉर्डर वगैरह उसमें नहीं डाला हुआ है। डाला भी होगा तो वो ब्लैक में ब्लैक जेल हो गया, पता नहीं चलता। ठीक है, बट अगर आप कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बनाओगे तो उस पर बॉर्डर आएगा ही आएगा, और उसको CSS में नन से आप हैंडल करोगे। तो प्रैक्टिकल जब करेंगे समझेंगे इसको, अभी इसको हटाइए। तो चलिए इन सभी एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। हमने पैराग्राफ के ऊपर डॉटेड, डैश और ये सारे स्टाइल हमने अप्लाई किए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं इन सभी का एक्सपीरियंस ये है आपका। डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव। ग्रूव मतलब आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे इंग्रेविंग करके उसकी, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे शैडो और लाइट, यहाँ पर शैडो अंदर का, लाइट बाहर की तरफ मिलेगा। रिज में ये चेंज हो जाएगा, इसी का जस्ट रिवर्स। इनसेट में आपको ये बेवल वाला फील नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट टॉप में डार्क साइड और राइट बॉटम में लाइट ब्राइट साइड। आउटसेट में लेफ्ट टॉप में ब्राइट होगा, राइट बॉटम में डार्क होगा। नो बॉर्डर, हिडन आपका सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मिक्स बॉर्डर का क्या मतलब है, भाई मुझे एक ही एलिमेंट पर अलग अलग एंगल पर अलग अलग बॉर्डर अप्लाई करना है। जैसे टॉप में डॉटेड, राइट में डैश, बॉटम में सॉलिड, लेफ्ट में डबल। तो ये कर सकते हैं हम लोग। कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ जाके देखो क्या लिखा हमने मिक्स वाले को, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरह से। सो none of other CSS border properties will have any effect unless the border style property। तो बॉर्डर स्टाइल में आपको सिर्फ अपना स्टाइल बताना है और आपका आउटपुट जो है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर, लेकिन ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, मैंने बोला था ना 3D इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपका कलर भी ज़रूरी है और यहाँ पर थिकनेस भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर 1 पिक्सल की डिफ़ॉल्ट थिकनेस से चलाओगे तो देख नहीं पाओगे इफेक्ट। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एडिशनल आपको। चलो इसको ज़रा और डिटेल में समझते हैं। जैसे बात करते हैं, ये तो स्टाइल की हो गई, सबसे पहले थिकनेस को डिस्कस कर लेते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द 4 बॉर्डर्स। सो जैसे हमने लिखा बॉर्डर विड्थ, तो हमने क्या लिखा 5 पिक्सल, तो चारों साइड से 5। तो कीवर्ड भी आते हैं, जैसे आपने लिखा मीडियम या थिक, ठीक है, या थिन, तो थिन, मीडियम, थिक, इस तरह से आपके कीवर्ड आते हैं, तो वो भी आप चला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके साथ आपका रिजल्ट, है ना। तो क्या किया हुआ हमने, ज़रा कंट्रोल यू कर दें। इसको हमने दिया 5 पिक्सल, इसको हमने दिया मीडियम, इसको हमने दिया थिन, इसको हमने दिया थिक, इसका 15 पिक्सल, इसको हमने थिक दिया हुआ है। और सब पर क्या है, अलग अलग साइज, जैसे डबल, डबल, डॉटेड, डॉटेड, सॉलिड, सॉलिड, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप कीवर्ड भी चला सकते हो और चाहो तो पिक्सल में अपनी थिकनेस को डिफाइन भी करके आ सकते हो। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक साइड की विड्थ को अगर मुझे चेंज करना हो, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज़ फ्रॉम द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। इसको याद रखने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, घड़ी को ध्यान से देखो। टॉप पर क्या होता है, 12 होता है, 12, 3, 6, 9, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। क्लॉक का ध्यान रखना है, लॉजिक। आपको बॉर्डर लगाना हो या पैडिंग लगाना हो, मार्जिन लगाना हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये है पैराग्राफ 1,
जिसको हम बोल रहे हैं 5 पिक्सल 20 पिक्सल। तो अगर इस तरह से डालोगे तो टॉप बॉटम 5, लेफ्ट राइट 20, ये लिखा है। अगर हमने लिखा 25 तो 20 पिक्सल टॉप बॉटम, 5 पिक्सल लेफ्ट राइट। थर्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं, टॉप से 25, राइट से 10, बॉटम से 4 पिक्सल, लेफ्ट से 35। तो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग साइज के बॉर्डर। थिकनेस आप देखो अलग अलग है हमारे पास। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इज यूज टू सेट द कलर ऑफ 4 बॉर्डर्स। तो कलर में क्या क्या चलाया जा सकता है, कलर का नेम, कलर का हेक्स कोड, आरजीबी और एचएसएल। एचएसएल होता है लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता कोड करना इसके अंदर। और लास्ट में क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो आज मॉर्निंग में पढ़ा हमने ट्रांसपेरेंट का। तो चलिए, इफ़ बॉर्डर कलर इज़ नॉट सेट इट इनहेरिट द कलर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट का कलर होगा वो बॉर्डर में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा। तो चलिए पैराग्राफ 1 2 3, हमारे पास 3 पैराग्राफ है, तीनों को 1 2 3 क्लास में ऑफर किए। तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, बॉर्डर विड्थ मीडियम है, और बॉर्डर के कलर हमने अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। तो रिजल्ट देख सकते हैं हमारे अपने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक साइड का अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हो तो बॉर्डर कलर के अंदर भी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट कर सकते हैं चेंज। देखो ये येलो आ रहा है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। इसी तरह से हेक्स कोड के साथ भी आप जा सकते हो। तो आपको पता है FF0000 ये आपका रेड का कोड होता है। तो 6 में क्या लिखा है, 2 फर्स्ट एलिमेंट रेड, 2 फर्स्ट है ग्रीन, सॉरी ये ग्रीन है, और ये लास्ट वाले 2 ब्लू है, RGB। तो चाहो तो आप FF0000 लिखिए या फिर F00 लिखिए, आउटपुट सेम ही आएगा। क्योंकि HTML5 3 डिजिट में भी एक्सेप्ट करता है, 6 में भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो HTML4 था उसका हेक्साडेसिमल पूरा चाहिए था, 6 के कॉम्बिनेशन। 5 3 पे भी चलता है, यानी कि F00 लिखो, यानी कि रेड का 1, ग्रीन का 1, F का 1, तो भी चलेगा। नेक्स्ट, आप इस तरह से भी चला सकते हो, सेम आउटपुट आएगा। देखो ये तो हो गया हमारा कोड वाले के केस में, ये कोड का आउटपुट आ रहा है, हमने यहाँ जाके डिफाइन किया हुआ है रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रे कलर। देखो तीनों का कलर आपका यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से अगर RGB मोड में ट्राई करना चाहें तो ये आपका RGB मोड में काम कर रहा है, ठीक है, तो चल सकता है। बात करें HSL, तो यहाँ पर ये HSL मोड में आपका कलर आ रहा है, जिसको बोलते हैं ह्यूज, सैचुरेशन एंड ल्यूमेंस। L ल्यूमेंस के लिए होता है, या लाइट को हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर साइड्स की। तो चलिए, आप इस तरह से भी अलग अलग लिख सकते हो, जैसे बॉर्डर टॉप का स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर राइट का स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर बॉटम का स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर लेफ्ट का स्टाइल क्या होगा। तो डॉटेड, सॉलिड, डैश, डबल, ब्लैक कलर में आपको चारों साइड के अलग अलग बॉर्डर दिखाई देंगे, क्योंकि बॉर्डर को प्रोड्यूस करने के लिए बॉर्डर स्टाइल ही चाहिए होता है। थिकनेस और कलर ये सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी क्या है, स्टाइल। स्टाइल नहीं होगा तो जो मर्जी लिख लो, कुछ नहीं आएगा, स्टाइल चाहिए ही चाहिए अपने को। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग ना लिख के कि भाई एक लाइन में चारों चीज़ें आ जाए। हमने क्या लिखा, बॉर्डर स्टाइल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, मतलब डिफाइन किया, इस तरह के ना लिखे डॉटेड, सॉलिड, डैश, डबल। तो ये देखो सेम रिजल्ट हमारा यहाँ पर भी रिसीव हो रहा है। सो हियर इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ़ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज़ 4 वैल्यू, तो ये हो गया टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर 3 है तो क्या होगा, टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, ठीक है। अगर आपका 2 पेयर में है तो टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट। नहीं समझ आया? हाँ चलो समझ रहे हैं। देखो अगर हमने बॉर्डर स्टाइल यहाँ लिखा डॉटेड, सॉलिड, डैश, डबल, तो क्या हुआ, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये बात यही तो हो रही है यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, टॉप बॉर्डर जो होगा वो डॉटेड होगा, राइट बॉर्डर जो होगा सॉलिड होगा, बॉटम बॉर्डर जो होगा डैश होगा, एंड डबल जो होगा वो लेफ्ट वाला होगा। क्लियर है? कन्फ्यूज़न आता है 3। तो देखो यहाँ पर क्या है, टॉप बॉर्डर क्या है, डॉटेड है, राइट बॉर्डर जो है वो सॉलिड रहेगा, और बॉटम बॉर्डर जो है वो डैश होगा। तो रह कौन सा गया, लेफ्ट वाला।
ठीक है, तो लेफ्ट वाले पे ऑटोमेटिकली सॉलिड ही जाएगा जो राइट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से अगर दो वैल्यू है तो टॉप एंड बॉटम डॉटेड एंड राइट एंड लेफ्ट क्या होगा, सॉलिड। और अगर आपने लिख दिया ओनली डॉटेड तो चारों साइड से डॉटेड ही आएगा। ज़रा अब आउटपुट देखते हैं इस वाले का, क्योंकि बाकी का सबका स्टेटमेंट क्लियर है, यही कन्फ्यूजन आता है। चलो ट्राई करेंगे इसको, क्या दिखता है। 3 स्टाइल वाले में लेफ्ट और राइट को ज़रा ध्यान से देखें, सेम है। तो यानी कि टॉप राइट, तो राइट का फेस कौन सा हो गया, लेफ्ट, तो लेफ्ट को फंस जाएगा। So the border style property is used in the example above. However, it also works with the border width and border color. तो बॉर्डर का सबसे बढ़िया तरीका होता है शॉर्ट हैंड तरीका। ठीक है, तो यानी कि आप इतनी कहानी जो लिख रहे हो उसको सीधे सीधे लिखो बॉर्डर, अगर चारों साइड से एक जैसे ही करना है तो एक लाइन में इतनी पूरी पंचायत खत्म हो गई। सीधे क्या बोला, 5 पिक्सल का डबल और रेड चाहिए, काम खत्म, है ना। बट कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे बॉर्डर सिर्फ नीचे दिखाना है, तो आप लिखोगे बॉर्डर बॉटम और खाली इतना डिफाइन कर देंगे, काम हो जाएगा। सो आउटपुट हमने देख लिया। अब बात करते हैं लेफ्ट बॉर्डर की, तो आपने क्या लिखा, लेफ्ट बॉर्डर, और ये देखिए खाली लेफ्ट में स्टाइल आ गया। ठीक है, बॉटम बॉर्डर तो बॉर्डर बॉटम लिख देंगे, बॉटम से आ गया। हमने बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है ना, इसलिए आ रहा है, ध्यान रखो। तो बॉर्डर के बाद आपको मिलता है राउंडेड बॉर्डर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। ये भी आज हम लोगों ने एडवांस में पढ़ा था। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड राउंडेड बॉर्डर्स टू एन एलिमेंट। तो मान लो कि अगर मैंने पैराग्राफ को बॉर्डर ऑफर किया तो मैं चाहता हूँ उसके कॉर्नर लिटिल बिट राउंड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जाओगे तो कॉर्नर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग राउंडनेस के साथ अवेलेबल है। तो जैसे पहला है नॉर्मल, दूसरा राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, मतलब जो हम लोग डिग्री पढ़ते हैं इंग्लिश में वैसे वाली चीज़ें, जैसे बिग, बिगर, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखोगे जाके हमने क्या लिखा है, 5 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बॉर्डर रेडियस 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर क्या है, 12 है। तो जितना हम लोग रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं उतना हमारे एलिमेंट में राउंडनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले वाले एग्जांपल को मैंने पैडिंग नहीं दिया, तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है। पैडिंग ज़रूर होना चाहिए, तभी कंटेंट में क्लियरिटी और रीडेबिलिटी एनहांस होती है, और आपका बॉर्डर और कंटेंट जो होता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है। ऐसे लिखो चिपक गया, देखो तो एक सही यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट, you can also specify all the individual border properties for just one side। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अपना कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। ये था अपना बॉर्डर रेडियस। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है भाई, आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या आपका मैटर क्या स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट से टच हो रहा है, यही है। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका मार्जिन और पैडिंग अवेलेबल होता है, ताकि स्क्रीन के बिल्कुल एज पर मैटर ना चला जाए। अगर चला गया तो दिक्कत होगी। बट बहुत सारी साइट्स में आप देखोगे तो कहीं पर जानबूझ के डाला जाता है, ताकि वो वाइट स्पेस थोड़ा सा अगर लेफ्ट राइट में बचेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इस एग्जाम्पल के तौर पर हम फ्लिपकार्ट पर आते हैं और यहाँ से आप इसको चलाइए, तो इन्होंने पूरी बॉडी के अंदर जो कलर डाला है वो क्या है, ग्रे, लेकिन नैपबार को इन्होंने वाइट कलर दिया। तो देखो बिल्कुल एज टू एज पहुँचाया हुआ है। अमेज़ॉन पर आते हैं, अमेज़ॉन ने अपना जो नैपबार डिज़ाइन किया उसने उस खाली एरिया को ख़त्म करके पूरा एंड तक कलर पहुँचाया हुआ है ना। अब मान लो कि अगर आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी नहीं सीखी तो आप ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या है, मार्जिन्स आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर मान लो आपके पास पैराग्राफ है तो पैराग्राफ कंटेंट को कंटेन करता है, जो इसके अंदर आप लिखोगे लाइक दिस इज अ पैराग्राफ। अब मान लो आपने पैडिंग दिया तो पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर पैडिंग काम करता है। आपने पैराग्राफ को बॉर्डर दिया तो कंटेंट, पैडिंग, देन बॉर्डर। आपने दिया मार्जिन तो बॉर्डर के बाद आता है मार्जिन का नंबर। ये इस चीज़ को बोलते हैं बॉक्स मॉडल, यानी कि किसकी पोजीशन किसके बाद में आती है।
तो द CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट। बार बार ध्यान से अराउंड पर मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ। अराउंड मतलब आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाहर अगर गैप मेंटेन करना है, लेट्स से मेरे पास ये दो एलिमेंट है, मुझे इन दोनों के बीच में गैप बनाना है, तो यहाँ मार्जिन आएगा। पैडिंग मत लगाना गलती से, क्योंकि अगर पैडिंग लगाओगे गैप तो बन जाएगा, लेकिन कल को जब बॉर्डर दोगे तो वो बॉर्डर जो है वो गैप के बाद आ रही होगी दोनों तरफ, वो दिक्कत करेगी आप। सो विथ CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो मार्जिन को आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, या फिर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मार्जिन लिख के भी आप वन गो में ख़त्म कर सकते हो। So CSS has properties for specifying the margin for each side of an element। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे मार्जिन कैसे काम करते हैं। ऑल दी मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट इज ऑटो, बहुत काम में आती है। मान लो कि आपने कोई कंटेनर बनाया और आप चाहते हो वो स्क्रीन के मिडल में आ जाए, तो उस पर लिख दो मार्जिन ऑटो, तो पेज के बीच में आ जाएगा। लेंथ, लेंथ को हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं पिक्सल्स में, पॉइंट में, सेंटीमीटर में, और भी कुछ यूनिट्स होते हैं। लेकिन ऑटो क्या है, ये ब्राउज़र को कैलकुलेट करता है। क्या लिखा रहा है, द ब्राउज़र कैलकुलेट दी मार्जिन। अब मान लो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये देखो, तो एलिमेंट कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, इस जगह पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो लेफ्ट का गैप अलग है, राइट का अलग है, ठीक है। तो ज़रा इसके एग्जांपल को हम देखें तो आपको क्लियर होगा। तो एक आता है परसेंटेज, स्पेसिफाइज अ मार्जिन इन परसेंटेज ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। एंड लास्ट है इनहेरिट, स्पेसिफाइज दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। इनहेरिट आज मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया हुआ है, तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता है जो डिग्री वाले हैं, बाकी को समझाएंगे क्या काम करता है। टिप, नेगेटिव वैल्यूज़ आर अलाउड, यानी कि मार्जिन को जैसे मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल, तो मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ 10 पिक्सल। तो आप किसी एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को नेगेटिव करके पहुँचा भी सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक यहाँ पर देखते हैं, अब ये टेम्पलेट ध्यान से देखो। आप यहाँ पर क्या देखते हो, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, लेकिन ये एरिया ब्लू वाले के अंदर कैसे घुस गया। जब कोड करोगे मार्जिन नेगेटिव, जितने भी पिक्सल अंदर पहुंचाना है कैलकुलेट करके डाल दोगे, तो ये उसमें चला जाएगा। समझ गए, नेगेटिव का मतलब। नहीं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये ब्लू के बाद में बनेगा, बट नेगेटिव की हेल्प से मैं इसको अंदर डाल सकता हूँ ब्लू के। क्या निकालना समझ आ रहा है मेरा, तो जब प्रैक्टिकल कराऊंगा समझ में आएगा, जब डिजाइनिंग सीखेंगे। इसको बंद करो, मार्जिन पर आते हैं। हमने क्या लिखा, डिव मार्जिन टॉप से 100, राइट से 150, बॉटम से 100 और लेफ्ट से 80। अब मुझे पता चला कि मेरा लेफ्ट राइट गड़बड़ क्यों आ रहा है। राइट है 150, लेफ्ट है 80, इधर 150 है और इधर 80 है ना। चलो इस फाइल को ओपन करते हैं और नोटपैड चला लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों साइड का मार्जिन अलग अलग यहाँ पर डाला हुआ है। मैं अभी फ़िलहाल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मार्जिन की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सबको बंद कर रहा हूँ। अब ज़रा रीलोड करो, क्या हुआ, ये एलिमेंट उसी पोजीशन पे चला गया जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको होना चाहिए। यानी कि डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ब्राउज़र की पूरी विड्थ को कवर करता है। मैं इसको ये कहता हूँ एग्जांपल के तौर पर कि भाई तुम्हारी जो विड्थ है वो पूरी नहीं होगी। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपकी विड्थ होनी चाहिए अप्रॉक्स 50% ऑफ स्क्रीन। क्या हुआ, स्क्रीन का आधा हो गया। अब जो आधा बचा, मैं कहता हूँ उसको दोनों तरफ बराबर डिवाइड कर लो। कैसे, मतलब कि मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, फिर फ्लिपकार्ट क्या करता है, अपना बीच वाला जो सेक्शन है वो ऐसे बनाता है कि इधर भी गैप बच जाता है, इधर बच जाता है, लेकिन नैप बार पूरे में आता है। तो ये बीच में कैसे आया, तो फ्लिपकार्ट का जो ये बीच वाला एरिया होता है इसकी विड्थ होती है 1600 पिक्सल। चलो मैं सेम डेमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ। 50% क्या कर दूंगा मैं, 1600 पिक्सल कर लेता हूँ।
और इसकी एक हाइट ले लेता हूँ। तो हाइट हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसकी हाइट निकल के आती है अप्रॉक्स 269। ठीक है, हमने निकल का 269 पिक्सल। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ ध्यान से देखो, बन गया हमारा एरिया। अब जो ये बचा, मुझे इसको लेफ्ट राइट में बराबर बांटना। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बस यही करना है। क्या बोलेंगे, मार्जिन बराबर बांट। तो ये क्या करेगा, सेम आउटपुट आ गया। ये चीज़ वैसे बात के पार्ट है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ कैसे काम करेंगे। तो स्क्रीन के बीच में अगर कोई एलिमेंट को आप डालना चाहते हो तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ब्लॉक एलिमेंट, देखो पेज का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ब्लॉक एलिमेंट से बनता है, इनलाइन से कभी नहीं बनता। आउटर स्ट्रक्चर जो कि जिसकी खुद की लंबाई चौड़ाई कंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर टिका हुआ है, तो वही दीवार या पिलर का काम है ना। अब इसमें अगर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी वेट लेने की तो कैसे खड़ा हो जाएगा ऊपर वाला स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो ये क्या है, ब्लॉक है। वही सेम चीज़ ये है डिव, यानी कि स्ट्रक्चर जब बनता है तो ब्लॉक एलिमेंट लगते हैं, अंदर की जो पार्ट होते हैं उसके लिए इनलाइन एलिमेंट चलते हैं, है ना। तो पार्ट क्लियर हो गया, समझ आया नहीं आया, अच्छे से समझ आया। चलो इसको कमेंट कर देते हैं वापस, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि ऑटो क्या काम करता है। द ब्राउज़र कैलकुलेट्स दी मार्जिन, यानी कि जो भी बचा होगा ब्राउज़र खुद कैलकुलेट कर ले कितना बचा, दोनों तरफ बराबर बराबर बांट दे उस चीज़ को। मुझे ये नहीं लिखना कि भी मैंने कितना डाला था, 1600 पिक्सल्स की विड्थ थी तो कितना रह गया। अब मान लो आपने अपनी इस स्क्रीन, ये है 1920, तो 1600 पिक्सल्स आपने घटा दिया 1920 से, जो बचा आपने लिख के डाल दिया। दिक्कत कहाँ आएगी, स्क्रीन जब इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, उसका तो टोटल होगा नहीं। अब जब ऑटो लिख दिया तो छोटी हो बड़ी हुई खुद टोटल करके अपना सेट करता रहेगा उस चीज़ को। हाँ, ये हमेशा उसको ऑटो करने से क्या होगा, जब भी स्क्रीन बड़ी होगी ये एलिमेंट को बीच में रखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिनेरियो समझते, मान लो कि ये तो फुल एचडी मेरा मॉनिटर है, हम दबाते F12, हम कहते हैं भी मेरी स्क्रीन जो 4K है, देखो माउस लेके ऊपर देखो लिखा रहा है 4K, यहाँ पर नोटिस करना इधर। अब 4K होगा तो 1600 पिक्सल तो बहुत छोटा हो गया ना, तो ये अपना आप उसको सेंटर में पहुँचा दे। तो देखो लेफ्ट राइट का गैप बढ़ गया, बढ़ा ना, बढ़ा ये चीज़। अब ये पिक्सल्स में वैल्यू डली हुई है तो ये क्या होती है, लॉक वैल्यू होती है, यानी कि 1600 पिक्सल से ऊपर लेफ्ट राइट में खाली दिखाई देगा। बट क्या होगा कि अगर 1600 पिक्सल से नीचे हो जाए, है ना, तो ये स्क्रॉलिंग दे जाएगा। दिखाता हूँ, छोटा करो, क्या हो रहा है ना। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात होगी तो दिक्कत करेगा मुझे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पढ़ी थी ना, क्या नहीं पढ़ी, पढ़ी थी। क्या काम करता है, क्या काम करता है, अच्छा चल, हमने यहाँ पर रिलोड किया, क्या दिखता है। अगर स्क्रीन बड़ी हो जाए 1600 पिक्सल से तो लेफ्ट राइट का मार्जिन लगा लो, और अगर छोटी हो जाए 1600 पिक्सल से तो फिर 100% हो जाओ। अब दिक्कत नहीं दे रहा ना, क्या समझ में आया। मैक्स में रेस्पॉन्सिव की जब बात आती है तो ऐसे हैंडल होता है। खैर आगे की चीज़ होगी, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी बेसिक पर चलते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हटा दूँ, समझ में आ गया पार्ट। तो यहाँ से अलग अलग साइड से मार्जिन का मतलब समझ में आया कि हम लोग चारों दिशाओं से अलग अलग अपना खुद का मार्जिन डाल सकते हैं। तो मार्जिन कहाँ चल रहा है, एलिमेंट के बाहर। अगर बात आती पैडिंग की, बच्चे पूरा कोर्स खत्म कर लेते हैं लेकिन मार्जिन पैडिंग में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा पैडिंग मान लो 50 पिक्सल, ध्यान देना बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप बढ़ा, दिखाई दिया कुछ। तो ये ध्यान रखना कि आपको
पैडिंग अगर अपने कंटेनर के अंदर से बढ़ानी है तब पैडिंग चलेगा, अगर कंटेनर के बाहर की बात हो रही है तो मार्जिन। सीधा सा फंडा, किसी भी एलिमेंट के बाहर मार्जिन, किसी भी एलिमेंट के अंदर तो पैडिंग, बस ये फंडा ध्यान रखो। क्योंकि अगर कलर नहीं होता है ना, अगर ये कलर हटा दिया जाए तो ये, और बॉर्डर जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको मार्जिन और पैडिंग में कभी फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। चलो मैं फ़िलहाल यहाँ से ये चीज़ें हटा लेता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन ने आपका काम कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। हम यहाँ से इसको अंडू करते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ भाई, जैसे कि पैडिंग हमने क्या लिख दिया 80 एग्जाम्पल के तौर पर। क्या तुम्हें पता चला कि मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क आया? नहीं चला ना। इसीलिए कभी भी अगर पैडिंग और मार्जिन का गेम समझना है तो कलर के साथ और बॉर्डर के साथ समझने की कोशिश करना है। इसलिए मैंने इस एग्जांपल में कलर और बॉर्डर दोनों डाल के रखे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर पैडिंग से भी सेम रिजल्ट मैंने अचीव कर रखा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये तो दिखे भी गैप बन गया, बट कंटेनर के अंदर गैप है, कंटेनर के बाहर नहीं। यानी कि जब मैं दो एलिमेंट के बीच के गैप की बात करूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि कब हमें लगाना है मार्जिन और कब हमें लगाना है पैडिंग। देखो मार्जिन एलिमेंट के बाहर चल रहा है, और यही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा था पैडिंग, ठीक है। लेकिन जब ये इस पोजीशन पर था और कलर और बॉर्डर को से, तो ये मेरे को वही रिजल्ट दे रहा है, अरे मार्जिन और पैडिंग दोनों सेम ही तो काम कर रहे हैं, बट वो वहम है हमारा, समझिए। तो कलर के साथ इसका गेम समझ में आता है कि एक्चुअल में पैडिंग करता क्या है। अदरवाइज मैंने बिना कलर के दिखाया तो एक जैसा ही साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। और पैडिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाओगे ना बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा, तो बिना पैडिंग के अब जैसे ये बॉर्डर चिपक रहा है टेक्स्ट के साथ, खराब है, क्या फ़ायदा इसका लगाने का? पैडिंग चाहिए होगा, समझे ना। तो ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो लेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्जिन हम पिक्सल्स पॉइंट सेंटीमीटर किस में डाल सकते हैं, जैसे कि हमने अपने इस एग्जांपल में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, 100, 150, 100, 80, है ना। तो पिक्सल पॉइंट सेंटीमीटर मिलीमीटर इंचेस जिसमें भी चलाना चाहे चला सकते हो। बट जब भी डिज़ाइनिंग की बात आती है स्क्रीन के ऊपर, तो पिक्सल्स को ही प्रेफर किया जाता है। पिक्सल्स प्रिंटिंग का यूनिट नहीं है, पिक्सल स्क्रीन का मेजरमेंट का यूनिट है, तो पिक्सल ही प्रेफर होगा। बट जब हम लोग प्रो हो जाएंगे तो हम पिक्सल्स यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे या तो EM या फिर REM, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में मुझे अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को इतना स्मार्ट बनाना है कि जैसा यूज़र का डिवाइस उसी को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर ले वो खुद से। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो वैल्यू होती है, तो हमें रिलेटिव की ज़रूरत पड़ती है, और रिलेटिव के लिए आपको चाहिए होगा EM और REM, ये दो यूनिट चलते हैं CSS में। सो मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग जो होती है वो इन यूनिट पर होती है, तो वो जब लोग एडवांस में पहुँचेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया। अब ज़रा और थोड़ा सा देखते हैं। पैडिंग मार्जिन हुआ, मार्जिन के अंदर कहा था मार्जिन कोलैप्स, प्लस हो जाती है, मार्जिन विड्थ में नहीं चलता है, ठीक है। और जैसे आपने डिप पर डाला तो सिर्फ डिप को छोटा कर दिया अपने आप, प्लस नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने डिप को वैल्यू लॉक कर रखी होगी, भाई मेरा डिप 1000 है, तो मार्जिन उस पर प्लस होगा, समझ गए। तो इसका भी समझ में आएगा आपको आगे तरीका कैसे हैंडल किया जाता है, आएगा वो टॉपिक। अब मार्जिन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, मार्जिन कोलैप्स। ये क्या है? समटाइम्स टू मार्जिन कोलैप्स इनटू सिंगल मार्जिन। कैसे? टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम्स कोलैप्स इनटू अ सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द टू मार्जिन। This does not happen on left and right margins, only top and bottom margins पर ही आपको margin collapse एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा।
तो चलिए एग्जाम्पल को देखिए, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मेरे पास दो एलिमेंट है, दोनों ही ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये ब्लॉक एलिमेंट कैसे, क्योंकि H1 H2 लिखोगे तो अलग अलग लाइन में आते हैं, तो इसके डिब्बी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि H1 ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मार्जिन 50 मार्जिन 20। अब ये क्या है, टॉप राइट बॉटम। ये क्या है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या है, बॉटम से, यहाँ पर क्या है, टॉप से। तो हमने यही तो पढ़ा थ्योरी में कि भाई क्या लिखा है कि ये टॉप और बॉटम में गड़बड़ क्रिएट करता है मार्जिन सबसे ज़्यादा। तो चलिए रन करके देखेंगे क्या हुआ। तो यहाँ पर बीच में गैप है, और ज़रा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, मैं यहाँ जाके H1 एलिमेंट को राइट क्लिक करके क्या चूज़ करता हूँ, इंस्पेक्ट। रेस्पॉन्सिव बंद कर देंगे, फिलहाल रेस्पॉन्सिव की बातचीत नहीं हो रही है, इंस्पेक्ट की बात करेंगे। तो देखो जितना ब्लू है वो एलिमेंट है, जितना ऑरेंज है वो क्या है, मार्जिन। ठीक है, तो यानी कि H1 का मार्जिन पूरा H2 तक जा रहा है। देख रहे हो ध्यान से देखो, ये जो H2 एलिमेंट है वहाँ तक जा रहा है, लेकिन H2 का मार्जिन जो है वो H1 से कम है, तो वो उसके नीचे चला गया। तो क्या होता है, मार्जिन कोलैप्स कब चलता है, मार्जिन कोलैप्स तब आपको दिक्कत देता है जब किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो। तो कम वाला हार जाएगा, ज़्यादा वाला जीत जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉटम के केस में। तो नीचे वाले के पास टॉप से था 20, ऊपर वाले के पास था बॉटम से 50। तो ऊपर वाले ने बॉटम वाले का मार्जिन आने ही नहीं दिया बीच में, जबकि दोनों के बीच का गैप टोटल मिला के 70 होना चाहिए था, इस वक्त नहीं आ रहा, 50 आ रहा है। देख लो ना यहाँ पर, समझ आया क्या, नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ, ऐसा क्या कन्फ्यूजन है इसके अंदर, तुम्हें समझ में आया, तुम्हें क्या कन्फ्यूजन, बोलो बोलो बोलो। देखो जिसके पास मार्जिन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ध्यान रखना टॉप और बॉटम में ही चलता है, लेफ्ट राइट पर ये एप्लीकेबल नहीं होता कोलैप्स। H1 के पास मार्जिन जो था वो बॉटम से 50 था, लेकिन H2 के पास 20 था, तो 20 वाला मार्जिन कभी भी अप्लाई होएगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वाले पर ज़्यादा है। तो इसका सोल्यूशन सीधा सही है भाई, जब डालना ही है टॉप बॉटम तो ऊपर वाले को 70 दे दो या फिर नीचे वाले को 70 दे दो। मुद्दा समझ में आया, जब मुझे टोटल 70 पिक्सल का मार्जिन डालना ही है तो दो को क्यों दे रहे हो, भाई दिक्कत आएगी आएगी। तो आप किसी एक को दे दो, या तो इसको बोलो कि तुम 70 का मार्जिन बीच में डालो, या फिर इसको बोलो कि तुम टॉप से 70 का मार्जिन बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। तो इसको कैसे हैंडल करें, जब मेरा इसका अप्लाई ही नहीं हो रहा तो इसको डालने का फ़ायदा ही नहीं है। ये देख लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके नीचे है, H1 के नीचे है, कोलैप्स हो गया, उसके अंदर घुस गया। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर आएंगे, इसको बोलेंगे भाई आप 70 हो जाओ, क्या बढ़ गया, ऑफ करके देखो, है ना, 50 करेंगे, देखो दोबारा से क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कम हो गया। तो मैंने इसको बोला 70, अब नीचे वाले का जो 20 है उसकी आपको ज़रूरत है, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, लगाने का हटाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। और अगर हमें 70 डालना है तो जैसे मैं इसको बोलता हूँ भाई 35 तुम्हारे पास, इसको बोलता हूँ 35 तुम्हारे पास, टोटल कितना हो गया 70। ठीक है, तो अभी दोबारा देखो प्रॉब्लम क्या है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले के मार्जिन को नहीं आने देगा। ध्यान रखना, कभी तुम ये दिमाग लगाओ कि बराबर बराबर डाल के कर लोगे, नहीं चलेगा, क्योंकि जो पहले है वो नीचे वाले को अप्लाई नहीं होने देता। तो इसलिए या तो सीधे नीचे वाले को ज़्यादा वैल्यू दो या ऊपर वाले को ज़्यादा वैल्यू दो। मार्जिन के केस में उल्टा होता है। दोबारा से देखो, अब देखो हमने दोनों को क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखो 35 फ्रॉम बॉटम, 35 फ्रॉम टॉप। तो अगर मैं नीचे वाले को बंद कर दूँ तो क्या मेरे कोड में कोई फ़र्क पड़ रहा है, बट अगर मैं ऊपर वाले को बंद करूँगा ना तो देखना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मिल रहा है ना, लेकिन क्या नीचे वाले में करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो ऊपर वाला चलता है, नीचे वाला नहीं चलता है, इसको ध्यान रखना, ये उल्टा है सिस्टम इसका। तो सीधा सा तरीका है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन डाला है, इन दिस एग्जाम्पल द H1 एलिमेंट हैज़ अ बॉटम मार्जिन ऑफ 50 एंड H2 एलिमेंट हैज़ अ टॉप मार्जिन ऑफ 20, so the vertical margin between H1 plus H2 should have been 70, 50 plus 20. However, due to margin collapse, the actual margins end up being 50 pixels.
जिसके पास ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आपको 70 डालना है तो या तो H1 को बोलो बॉटम से 70, या फिर H2 को ही बोल दो कि भी 70 टॉप से मेंटेन कर लो। चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से हमने इस URL को किया कॉपी, यहाँ आएंगे, ओपन करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, यहाँ पर जाके करेंगे रीलोड इस तरह से, और अब आप इसको ज़रा बंद करके देखो क्या 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर ये बोलूँ कि भाई अब मार्जिन जो है टोटल 70 का मेंटेन कर लो, तो इसको यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, हमने सही फाइल पे डाला है, मार्जिन कोलैप्स, हाँ, तो बॉटम पे नहीं, आपको टॉप को बताना है। आगे टोटल, तो एक दूसरे एलिमेंट पर आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले से अवॉइड करना है, टॉप वाले को देना है, तो बॉटम वाले पर अपना अप्लाई होगा। अब यहाँ पर टोटल करके देखो, पूरा मार्जिन एग्जैक्ट आपका देखो, माउस ले आने पर दिखा रहा है 70 पिक्सल का मार्जिन। फॉन्ट के नीचे देखो, यहाँ पर 00 70 पिक्सल्स आपका मार्जिन बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो जनरली क्या होता है जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करने के लिए आपको मिलेगा कि भाई मेरे को यहाँ पर ये गैप बनाना है इन दो के बीच में, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इसको बोलोगे मार्जिन इतना रखना है नीचे, तो ये इतना गैप मेंटेन करेगा, इसको बोलोगे तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये था हमारा मार्जिन कोलैप्स। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पैडिंग। वैसे मैंने पैडिंग आपको आज ही पढ़ा दिया, बट पैडिंग एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पैडिंग से शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग यहीं पर ओवर कर रहे हैं अपना बेसिक।